अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, मार्केटें पूरी तरह तैयार हैं आपको सरप्राइज करने के लिए, इसलिए कि कुछ ऐसे इशू सामने आ रहे हैं जिनको सॉर्ट आउट होने के लिए सिर्फ ये हफ्ता ही दरकार है, क्योंकि कुछ ऐसी बड़ी खबरें स्टेटमेंट की शक्ल में सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ एनएफपी को सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। ये समझना बड़ा ज़रूरी होगा दोस्तों, ख़ास करके बिगनर्स के लिए, कि मार्केट्स में इस वक्त एनएफपी कितने बड़े डाटा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इससे पहले भी आपने ये चीज़ें सुनी देखी होंगी, लेकिन क्योंकि दुनिया भर को इंतज़ार है इस वक्त मंथ ऑफ जुलाई के डाटा का, कि वहाँ पर जहाँ पर ऑयल प्राइसेस एक जगह भी ठहर ना सके सिर्फ 13 दिन के सुकून के बाद, तो 17 दिन के बाद की जो पोजीशन है वो मार्केटों को आहर किस राह पे डालने वाली है। जबकि पहला सरप्राइज आपको XAU के पंप कर जाने के बाद मिल चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ XAU पे खासी रोशनी डालूंगा, ठीक है, और उसके बाद 2 अदर टोकन जो ऑडियंस की डिमांड पे सिलेक्ट किए गए हैं उन्हें हम तजिए में ऐड करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आने वाले दिनों में तजारती सेक्टर से जुड़ी किसी भी अहम वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, पहले जियोपॉलिटिक्स के मैदान से कुछ अहम खबरें, इसलिए कि BTC इस वक्त दबा दबा बिहेव कर रहा है, उसकी वजह मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, 5 माह होने को हैं, हम ये बात क्लियरली जान चुके हैं कि जो मोस्टली टेंशन्स हैं उसके अंदर खास करके BTC बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। टेंशन कौन सी? गल्फ टेंशन, और आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये रुझान पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। एनीवे, अभी हम यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि जो ईरान की डिमांड्स हैं वो यहाँ पर सिमिलर है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई। वो अभी भी हुर्मुज़ में अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार नहीं है, और वो क्यों छोड़े ये उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो इसे अपनी टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा मानते हैं। और एक खबर दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक आ चुकी है मार्केट में कि 60 दिन का एक और सीज फायर होने जा रहा है, लेकिन हैरानगी की बात है कि इसे सीरियस नहीं लिया जा रहा। लिहाजा उसकी जो नेसेसरी प्लानिंग है वो फ़िलहाल की जा रही है, ताकि आगे आने वाले दिन सुख शांति से गुजर सकें। अब देखना यह है कि क्या ये चीज़ें रंग ला पाएंगी कि नहीं। लेकिन इस दरमियान बेसेंट की एक स्टेटमेंट जो 4 घंटे पहले मौसूल होती है, बेसेंट अपनी जगह पे दोस्तों उसी तरह कायम है जिस तरह ईरान अपनी जगह पे है। 4 घंटे पहले की ये न्यूज़ थी, ठीक है। और अब हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि जी US चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फ्रीली ओपन किया जाए। इस पर किसी का ना तो टूल टैक्स को लेकर कोई इख्तियार हो, ना ही कोई समझ लें कि वहाँ पर चौकीदारी की जाए, वो भी ईरान की तरफ से। तो दोस्तों, शॉर्टकट में आपको एक बात बताऊं, सारी चीज़ें वहीं की वहीं हैं, कुछ भी नहीं बदला, ठीक है। उसी तरह ही मार्केट का पैनिक और ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाना, अचानक यहाँ पे डील की बात होना और ऑयल प्राइस का यहाँ पर अचानक गिर जाना, ये चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। जब भी पीस डील की बात होती है वो ट्रम्प करते हैं, बाद में बेसेंट और जेडी वेंस जैसे जो लोग हैं वो अचानक आकर यहाँ पर ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं कि हम चाहते हैं, हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। और उधर से ईरान का भी तकरीबन ऐसा ही स्टांस है। तो दोस्तों, फ़िलहाल जो पहले कभी ये बात सुनने में आती थी कि 20% तक ऑयल हुर्मुज़ से गुजरने की रसाई रखता है, अब एक नई बात सुनने में आ रही है। ये मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जी बात ये चल रही है कि 40% तक जो ऑयल है अब वो हुर्मुज़ के रास्ते से आता था, और अगर हुर्मुज़ दोबारा बंद होता है तो ये सूरत हाल पहले से ज़्यादा गंभीर होगी। आज के दिन दोस्तों, अगर हम ऑयल प्राइसेस को देखें तो इनमें थोड़ा बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है। क्रूड में 0.42 सेंट का और ब्रेंट में 0.90 का। ये खैर इतना बड़ा इजाफा तो नहीं है, लेकिन अब इस वक्त 7 और 8 डॉलर का सिर्फ फ़र्क रह गया है अपने ओल्ड लेवल पे आने के लिए इन खाम तेल की कीमतों को। आज है दोस्तों 5 अगस्त। कुछ चीज़ें हैं आपके समझने के लिए बड़ी ज़रूरी हैं। देखें दोस्तों, PMI, ISM, उसके बाद आपने कल का जो बड़ा डाटा देखा उसने मार्केट में जो मार धाड़ की वो आपके सामने है। यानी कि PMI, जोल्ट, ISM, ये तीनों रिपोर्टें यानी कि कुछ US इकोनॉमी के हक में हैं, और कल की जो रिपोर्ट थी जोल्ट, वो बिल्कुल भी हक में नहीं थी, यानी कि वो बहुत बड़ा फ़र्क लेकर के आई है। तो यहाँ पे इसलिए NFP जो है वो तशवीशनाक हद तक जो है वो सरप्राइजिंग मोड में चली गई है। अब इंडेक्स जो है दोस्तों वो जहाँ था वहाँ वापस आ गया,
और तकरीबन आज छठा दिन है, पिछले हफ्ते के 2 दिन भी अगर हम इसमें ऐड कर लें तो वर्किंग डे की बात कर रहा हूँ, तो इंडेक्स मुसलसल 100.64 से गिर के 99.81 पे है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनएफपी का डाटा यहाँ पर इंडेक्स के लिए बड़ा ही बेताबी का समा क्रिएट कर रहा है, ठीक है जी। और अभी इंडेक्स का यहाँ पर ओवरस्टे करना, इसने बराह रास्त XAU को एक समझ लें स्काई रॉकेट होने का मौका दिया है। लेकिन क्या NFP से पहले XAU का अचानक इतना पंप कर जाना बात क्या समझ में आती है? इस पे हम आगे चल के तज्जिया करेंगे। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट में दोस्तों कैपिटलाइजेशन इस वक्त एनएफपी की अगर कंपैरेटिवली देखें तो हेल्दी वे में यहाँ पे बढ़ रही है। डोमिनेंस में भी एक बड़ा इजाफा देखने को मिला है जस्ट लास्ट 12 आवर के अंदर अंदर। अब ये जो डोमिनेंस है दोस्तों, ये जब एक ही सेशन में 0.50% बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि लोग आल्ट कॉइन को भी यहाँ पर अपना इंटरेस्ट का बाइस बना रहे हैं और फिर दूसरी तरफ बीटीसी भी मुसलसल अपनी रेजिस्टेंस को यहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा दोस्तों कुछ व्यूअर की डिमांड थी कि GRVT टोकन के बारे में अपडेट दें। देखिए गाइस, ये ऑल एक्सचेंजेस पे अचानक लिस्ट हुआ है और अचानक और अच्छी खासी पब्लिसिटी करने के बाद जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लिस्ट हो तो उसे कम से कम एक हफ्ता तक वॉच करें, समझें, उसका वाइट पेपर पढ़ें, आपको पता चले कि आया कि इस प्रोडक्ट में दम है या नहीं। पता चले कि चंद ही दिनों बाद ये भी मीम कॉइन की कैटेगरी में चला जाए। लिहाजा ऐसी चीज़ों को पहले तो स्टडी करें, बाय करना बहुत दूर की बात है। तो दोस्तों यहाँ पर BTC मुसलसल 64,000 के अपने एक जहनी सबकत रखने वाले लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश इतनी भी मजबूत नहीं है क्योंकि BTC ने यहाँ पर 64,537 से फिर से लिया है रिजेक्शन, जबकि आपको मिडनाइट में जो अपडेट दी थी वो आउट क्लास थी। अभी आपके सामने आकर के हम उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इथीरियम को देखें तो इथीरियम भी 1881 से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो वो हजरात एज फॉर बिगनर, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है जो अगर दुनिया तजारत से कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले इंटरनेशनल खबरों पे दोस्तों आपकी होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग नज़र और फिर उसके बाद BTC एंड इथीरियम का तज्जिया। तो दोस्तों BTC का कैंडल चार्ट हमें यहाँ पे बहुत लेसन दे रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं, क्या हम इंटरेस्ट रखने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आपके सामने ये जितनी भी कैंडल्स अपर लेवल पे विक बनाकर वापस आ रही हैं, ये हमें यहाँ पर कुछ डाउट्स। तो दोस्तों कोई भी विक बेवजह नहीं होती, वो हमें यहाँ पर एक मैसेज देती है और वो कैंडल और उस टोकन की स्ट्रेंथ को शो करती है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मार्केट्स ने जो रिजेक्शन अपनाई हुई है वो सो ऑफन 64,500 की है, लेकिन अगर हम पिछले 2 हफ्तों की परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट 65,400 65,300 से रिजेक्ट हुई है। इससे ये पता चलता है कि एतमाद की कमी है। ये कैंडल्स अपनी तरफ से हमें एतमाद की कमी शो करती हैं, लेकिन जब कभी ऐसी कैंडल बन जाए जिसे हम गोल्ड कैंडल बोलते हैं तो ये इस चीज़ को बढ़ावा देती हैं मार्केट में कि जी दुनिया बहुत ही ज़्यादा अचानक इंटरेस्टेड हो गई है। 5 to 10% इसमें अक्सर मैनिपुलेशन भी देखी जाती है। चलें, अब इस वक्त हमारी तवज्जो है दोस्तों कि क्या BTC अपने सिमिलर पैटर्न पुराने लेवल पे काम कर रहा है? जी बिल्कुल। 65,000 बड़ी दूर की बात है। अभी जब 64,000 जब ब्रेक हो रहा है, प्रेशर दोस्तों 63,200 300 की तरफ बढ़ता है। इसकी अभी भी NFP के दरमियान भी जो सपोर्ट है यूनिवर्सल वो 60,500 है। हालांकि ये दूर की बात है लेकिन हमारे जहन में होनी चाहिए, ठीक है जी। और रिजेक्शन लेवल 64,800, एक ही लेवल जो मैंने पहले भी बताया, जिसके बाद एक नया ब्रेकआउट तस्वर किया जा सकता है, वो है 65,800 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस। ये BTC को इतना मजबूत कर सकती है कि फिर हम एक नए सफ़र पे चल निकल सकते हैं। बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम दोस्तों इथीरियम की बात करें तो इथीरियम भी एक ख़ास पैटर्न में स्टक है। अच्छा, अब कोई टोकन जब स्टक होता है तो वो टोकन स्टक नहीं होता, असल में ट्रेडर की सोच स्टक होती है। ये बात ज़रा समझने से ताल्लुक़ रखती है। जब ट्रेडर्स खुद स्टक कर जाएंगे तो कौन इनके अंदर मूवमेंट लेकर आएगा? मूवमेंट तो हमेशा वॉल्यूम से आती है।
लिहाजा दोस्तों हम 1860 से बाउंस ले गए, यहाँ से 1850 अभी यूटिलाइज नहीं हुआ, तो दो सपोर्टें यहाँ पे वीकली लेवल पे काम कर रही हैं, 1828 एंड 1850। इन दोनों में गैप तो बहुत कम है लेकिन जहनी सबकत बहुत ज़्यादा है। नया ब्रेकआउट इथेरियम यहाँ पे अभी तक स्लिप नहीं कर पा रहा, इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है। सो 1890 को इसे कंटिन्यू करना होगा। 1890 ही है जो इसे 1935 तक लेकर के जाता है और रिजेक्शन लेके आता है। तो यहाँ पे इथेरियम के लिए रिजेक्शन लेवल क्या है दोस्तों, 1935। ज़रूरी होगा इथेरियम का एक नए ब्रेकआउट के लिए 1965 से 1975 को कंटिन्यू करना, ये इसे मज़ीद स्ट्रॉन्ग करके एक नए ब्रेकआउट की तरफ लेके जाएगा। अदरवाइज वीकर साइड में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। आज के लिए भी बढ़ते हैं आल्ट कॉइन सेशन की तरफ। तो दोस्तों आल्ट सेशन का आगाज़ करते हैं BNB से। BNB जिसने कल 593 और 590 को अपनी सपोर्ट कंसीडर किया हुआ था, फाइनली वो एक नए ब्रेकआउट के लिए तैयार तो हुआ, जिसमें हमने 605 की रेजिस्टेंस देखी, लेकिन अब यहाँ पर BNB 605 से रिजेक्ट हो चुका है। अलबत्ता एक पैटर्न अब मुकम्मल एक्सपायर हो गया है, 565 और 575 का। नए यहाँ पर दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में BNB की पहली सपोर्ट अब 590 की है और मैक्स रेजिस्टेंस जो हम यहाँ पर BNB में देख रहे हैं वो 602 और 604 तक देखी जा सकती है। नए ब्रेकआउट के लिए दोस्तों अभी हमें यकीनन NFP का इंतज़ार रहेगा। नाउ XRP ने एक मरतबा फिर से दोस्तों 1.05 को यहाँ पर टच एंड गो किया, हाई रहा 1.07 का। मुझे उम्मीद है कि आपने 1.07 और 1.05 के दरमियान यकीनन तवज्जो रखी होगी। अभी भी चांसेस XRP के 1.03 की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। नाउ सोलाना दोस्तों मिडनाइट में 74.11 पे अवेलेबल था। आपको अपडेट किया गया था कि यहाँ पर रिजेक्शन सोलाना के 73.50 के रास्ते हमवार करती है। हम फिर से दोस्तों 73.50 से बाउंस लेके 74.50 तक पहुँचे। $1 की ये रोटेशन सोलाना को दिन ब दिन वीक करती चली जा रही है। लोग नॉन इंटरेस्टिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पर सोलाना अभी भी 74.05 को मज़ीद ब्रेक करता है तो प्रेशर फिर से 73.30 की तरफ बढ़ने वाला है। अब आते हैं दोस्तों हाइपर लिक्विड पे। देखें दोस्तों हाइपर लिक्विड के लिए बड़े लोगों के दोस्तों के सवालात थे कि हाइपर लिक्विड अचानक क्यों पंप कर गया। देखें गाइस, मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन कोई आज नई पैदा नहीं हुई, इसलिए कि हमें हमेशा एक प्रोडक्ट के लोअर लेवल और सपोर्ट लेवल पे नज़र रखनी पड़ती है। तो तकरीबन 29% के क्रैश के बाद अगर 5% का पंप आ भी गया तो अब आप खुद हाइपर लिक्विड को मट्टी में मिलाने तो ना तुलें। तो मुझे ऐसे लगता है कि हाइपर लिक्विड की सपोर्ट अभी भी 55.50 ही है। नाउ जी कैश को हम ऐड करते हैं हमेशा पब्लिक डिमांड के तौर पे दोस्तों, और ऑडियंस डिमांड पे ही इसे ऐड किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को वीडियो में ऐड किया जाए तो आप जस्ट कमेंट में उसका नाम लिख सकते हैं। जी कैश दोस्तों जो मिडनाइट में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपर लेवल की और 502 पे अवेलेबल था, आपको अपडेट किया गया था कि एक नए ब्रेकआउट के लिए जी कैश को 505 पे रेजिस्टेंस चाहिए, जिसके नतीजे में हम 510 और 13 तक का हाई देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जी कैश ने 505 पे रेजिस्टेंस भी अपनाई, हाई भी 521 का रहा और अब यहाँ पे रिजेक्शन आ रही है। ऐसे माहौल में अभी भी जी कैश की सपोर्ट 505 ही कंसीडर की जाएगी। एडीए को यहाँ पे दोस्तों रिवर्सल मिल सकता है 0.1905 का, आप इसे फ्यूचर के तौर पे एज फॉर शॉर्ट ट्रेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों लिंक की तरफ। लिंक एक मरतबा फिर से 8.09 से बाउंस लेके 8.90 पे, एन मुमकिन है कि हम आज फिर एक मरतबा 8.00 का रुख इख्तियार करें। BCH दोस्तों बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो है और सेम कल वाला माहौल 214 से रिजेक्ट होने के बाद हम अभी भी 208 के रास्ते पे चल रहे हैं, जो कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। जो दोस्त यहाँ पे एवेक्स में 6.50 और 6.55 में टारगेट में थे, उन्हें फ़िलहाल एवेक्स ने अभी तक 6.60 से ज़्यादा का लो नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि एवेक्स में अगर आप टारगेट करते हैं तो 6.50 एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। नाउ सुई दोस्तों 0.6908 पे एक मतलब फिर से मिडनाइट में ये 0.6990 तक पहुंच चुका था। आपको अपडेट किया गया था कि सुई का ये बिहेवियर बिल्कुल टेम्पररी है, इसमें पोटेंशियल बिल्कुल मौजूद नहीं है और वही हुआ। हम 0.6908 पे हैं। मज़ीद अगर हम 0.6908 को ब्रेक कर देते हैं तो प्रेशर 0.6880 के लिए तैयार है। नाउ
यूनिस्वैप के लिए दोस्तों हमारी जो सूरत हाल थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी और अभी भी है। हम 3.83 से बाउंस लेके 3.98 पे आए हैं। मार्केट 4+ रहने को तैयार नहीं है। 3.90 के ब्रेक होने पे प्रेशर 3.82 की तरफ अभी भी है। नियर में कोई वॉल्यूम नहीं। टाओ की तरफ आते हैं दोस्तों। टाओ के लिए हमारा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था वो अभी तक वर्क कर रहा है और टाओ 194 से 199 तक रिजेक्शन दे रहा है। अभी के लिए मैं समझता हूं कि टाओ किसी भी सूरत 195.50 को अगर ब्रेक नहीं करता तो हम इसे इसकी रेजिस्टेंस के तौर पे 201 तक देख सकते हैं। अदरवाइज जो इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 188 है। ये यकीनन आपके लिए सवाल पैदा करती है, लेकिन यही हकीकत है। अब आते हैं बीजीपी पे। दूसरा दोस्तों डिमांडिंग टोकन, बीजेपी की सपोर्ट आपके साथ 1.60 दोस्तों शेयर की गई थी, ठीक है। बीजेपी ने यहाँ पे 1.58 का लो दिया, हाई रहा 1.64 का, तो ये एक अच्छी ट्रेड रही। अलबत्ता इसमें वॉल्यूम इतना ही है आजकल। मौजूदा मार्केट में इसकी सपोर्ट 1.55 और 1.63 के दरमियान सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखी जा सकती है। अब बढ़ते हैं XAU की तरफ। तो दोस्तों XAU का यहाँ पर कैंडल चार्ट बड़ा ही आपको खुशहाल दिखाई दे रहा होगा। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि XAU मिडनाइट में कहाँ पे था। तो दोस्तों 4090 आपको अपडेट किया गया था कि 4090 को हमें मजबूरन इसकी वक्ती सपोर्ट मानना पड़ेगा, और अगर इसी से ही हम फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एंटर होते हैं तो 4110 4120 का हम हाई देखेंगे। दोस्तों आपने देखा कि पहली कैंडल कहाँ पे ख़त्म हुई, ये देखें, मार्केट ओपन होने के बाद पहली कैंडल 4125 पे ख़त्म हुई। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये रेजिस्टेंस कंप्लीट हुई। उसके बाद हमने हाई देखा, वो एक्स्ट्रा हाई था बिल्कुल, और वो था दोस्तों 4184 का। अब क्योंकि इसे हम बाज़ात मैनिपुलेशन कंसीडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब भी मार्केट 4025 4020 पे आती है तो लोग शॉर्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। एनीवे अब यहाँ से मार्केट ड्रॉप डाउन कर रही है, ओवरस्टे ऑन 4160। अगर ये दोबारा मार्केट को 4140 4135 पे ले आती है तो ये कोई बड़ी बात ना होगी, ये भी अपने ज़हन में रखिएगा। बेटर तो ये है कि मार्केट हर सूरत 4150 को बचाए। जिधर 4150 ब्रेक होगा प्रेशर 4120 तक भी आ सकता है, ठीक है। और क्योंकि मार्केटें आदी हो चुकी हैं यहाँ से बिग लिक्विडेशन की, तो अभी इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 4090 है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।